हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो पार्ट है। दो पार्ट है इकोनॉमिक्स में 11th में, एक है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो उसका हम चैप्टर 1 देखने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच ऑफ स्टडीज़ होती हैं, पहली होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है इन दोनों ब्रांच ऑफ स्टडीज़ में? तो ये भी इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टडी, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हमें देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती है जब हम एक ही इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। when we study the behavior of the economy as a whole, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कैसे हम कहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कब हम कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल जैसे कि हम जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, हम पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब हम पर्टिकुलर या सिंगल कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। जब हम प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग, जब हम एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसिंग, जब हम किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या एग्जांपल्स होते हैं? जब हम नेशन या इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं, यानी नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरे कंट्री के इकोनॉमी की सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल की जब हम बात करते हैं कि कंट्री में क्या प्राइस लेवल चल रहा है, इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो पूरे इकोनॉमी या पूरी कंट्री की बात होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थियोरी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियोरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, या फिर यूं कहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या है। व्हाट इज इकोनॉमी? अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट थ्रू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। जब किसी एक सिस्टम होता है, उसमें लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं या ज़िंदगी जीने का तरीका या फिर अर्न करते हैं ज़िंदगी में कुछ, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। कैसे? प्रोडक्शन के ज़रिए, कंजम्पशन के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या एक्सचेंज के ज़रिए। तो ये 4 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं कि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाए और उसे लाइफ में कुछ वेल्थ कमा पाए, कुछ मनी अर्न कर पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में होती हैं, प्रॉब्लम आती क्यों है और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज जनरली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्यों होता है? चॉइस की प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे पास अल्टरनेटिव यूज होते हैं। किस चीज़ के? लिमिटेड मीन्स के। जो हमारे पास मीन्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज के जब अल्टरनेटिव यूजेस आते हैं तो हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इसका करें क्या। मान लीजिए अगर आपके पास दूध है तो उस दूध के बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो उस दूध का इस्तेमाल आप किस चीज़ के लिए करोगे? तो वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है। मान लीजिए आपके पास वुड है, वुड के बहुत सारे यूज होते हैं, वुड को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, वुड को एज अ फर्नीचर भी यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आती है कि आप उस वुड का इस्तेमाल किस तरीके से करें, क्योंकि आपके पास वुड जो है लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स फॉर वांट सेटिस्फेक्शन। जब हम अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो लिमिटेड मीन्स को यूज़ करते हैं उसके अल्टरनेटिव यूज़ के लिए, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है कि हम किस जगह पे इस प्रोडक्ट का यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? 3 वजह है जनरली। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं और उन रिसोर्सेज के यूजेस भी जो है अल्टरनेटिव है। तो ये जो 3 वजह हैं ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे आते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के है क्या। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें, कहाँ उन्हें यूज़ करें। तो उस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से तीन सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने कि हम क्या प्रोड्यूस करें उस रिसोर्स से, व्हाट टू प्रोड्यूस। उस रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करें अगर कुछ तो कैसे प्रोड्यूस करें, और वो रिसोर्सेज से जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ हमने कोई टेक्निक यूज़ करी है, तो उस रिसोर्स को या वो जो हमने प्रोड्यूस किया, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये 3 सवालों के जवाब हमें ढूंढने होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कि हमें कौन सा गुड या कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, किस तरीके से हमें बनाना है। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करे हैं। आगे देखते हैं, इन सवालों के जवाब अभी आगे देखेंगे इस लेक्चर में। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट में समझ रहे हैं चीज़ों को, आगे जाके हम डिटेल में भी इसे पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है जब हम अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं, तो ठुकराने के पीछे जो हमें नुकसान या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, कोई भी अल्टरनेटिव हमने फॉरगो कर दिया या सेक्रीफाइस कर दिया, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक डॉक्टर है। डॉक्टर 2 काम कर सकता है डॉक्टर बनने के बाद, या तो जॉब कर सकता है या वो अपना क्लिनिक खोल सकता है। मान लीजिए जॉब करके वो मंथली 1 लाख रुपीज़ अर्न करता है। कितना? 1 लाख। और क्लिनिक खोल के वो 1,50,000 रुपीज़ अर्न करता है। तो यहाँ पे अगर वो जॉब करना प्रेफर करता है, तो यानी वो सीधा सीधा अपने 50,000 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेगा, क्योंकि उसने अपना 50,000 सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड। सपोज कीजिए एक आदमी है मोहन, इसकी एक मोबाइल शॉप है। तो इस मोहन ने डिसाइड किया कि ये अपनी शॉप में 2 और लोगों को एम्प्लॉय करेगा, और जो जून से अगस्त तक का महीना है उतने टाइम के लिए इन्हें अप्लाई करेगा या एम्प्लॉय करेगा। उसने एक्सपेक्ट किया है कि हर एक बंदा इसे 250 पर डे कमा के देगा। ठीक, तो ये जून से अगस्त कितने दिन हुए? करीब 78 वर्किंग डे हो गए। तो इसने एक और चीज़ सोची। इसने सोचा अगर मैं इन दोनों को पहले के 2 दिन ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो क्या होगा? अगर ये इन्हें ट्रेनिंग देता, ये मान लीजिए विदाउट ट्रेनिंग, अगर ये इन्हें ट्रेनिंग देता तो ये लोग इसे कमा के देते दोनों 260 पर डे, तो ज़्यादा कमा के देते। लेकिन इसने चूज़ किया कि इन्हें मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा, इनको मैं ऐसे ही एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मैं 2 दिन वेस्ट नहीं कर रहा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, तो 78 वर्किंग डेज है, पर डे कितना कमा के देगा एक इंसान? 250। ये एक इंसान कमा के देगा, तो 2 इंसान कितने कमा के देंगे, ये हम देख लेते हैं। तो टोटल अर्निंग होती 39,000। अगर ये इन्हें ट्रेनिंग देता, मोहन जो है मोबाइल शॉप ओनर, इन दोनों को ट्रेनिंग देता, तो ये इनकी अर्निंग होती 260 पर डे। वर्किंग आवर होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं 76। क्यों? क्योंकि 2 दिन तो इसने इन्हें ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट कर दिया, और 2 जने हैं तो इनकी अर्निंग टोटल हो जाती 76 इंटू 260 इंटू 2, तो इनकी अर्निंग हो जाती 39,520 रुपीज़। तो अर्निंग ज़्यादा होती अगर ये 2 दिन खर्च करता इनको सिखाने के लिए।
तो टोटल जो अर्निंग होती है 39,520, यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इनको ना सिखाने की, ना ट्रेन करने की, वो है 520 रुपीज़। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मिस्टर एक्स है, ये कंसल्टेंट है, ठीक, और ये जो कंसल्टेंट है ये कमाता है 85 रुपीज़ पर आवर। ओके, तो वन नाइट ही डिसाइडेड कि ये फुटबॉल मैच देखने जाएगा, जो कि 2 आवर्स का था, ठीक, और फुटबॉल मैच की जो टिकट थी वो 55 रुपीज़ की थी। अब हमें जानना है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, काम ना करने के बजाय फुटबॉल मैच देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। अगर ये फुटबॉल मैच देखने जा रहा है, 2 घंटा अपने बर्बाद कर रहा है, 2 घंटा बर्बाद कर रहा है, 1 घंटे में 85 रुपीज़ कमाता है, तो 2 घंटे में कितना कमाएगा, तो हम करीब करीब 170 रुपीज़, और 55 रुपीज़ की टिकट थी। तो टोटल इसको जो लॉस हुआ 225 रुपीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका था। तो ये था, 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द सेम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोल गए? मैंने बोला इट शोज ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। सपोज 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो? टी, कॉफी या स्वीट, ये 3 चीजें, और भी चीजें बना सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप टी बनाओगे तो कॉफी में दूध कम पड़ेगा, स्वीट के लिए दूध कम पड़ेगा। अगर आप कॉफी बनाओगे टी के लिए कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्वीट के लिए करना पड़ेगा। स्वीट बनाओगे कॉफी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और टी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो किस किस रेशियो में कितना कितना क्या क्या बनाया जा सकता है विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, वो बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितनी है, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के 6 नाम हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके और भी नाम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी इसको कहा जाता है। तीनों 6 के 6 जो नाम हैं इसी के हैं और सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें क्या देखने को मिलता है? मान लीजिए गुड ए है, 0 यूनिट हमने इसका बनाया, तो गुड बी का कितना बना पा रहे हैं? 10 यूनिट्स। अगर हम गुड ए का 1 यूनिट बनाते हैं, यानी हमने गुड ए में जो है इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन, तो हमें गुड बी का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो हमने यहाँ भी देखा। अगर हम गुड बी को बनाते हैं, गुड ए का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर आते हैं गुड ए में दोबारा से अगर हम इसको और इंक्रीज करते हैं तो गुड बी का कुछ और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुड ए का और इंक्रीज करते हैं तो गुड बी का फिर से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे गुड्स के लिए, मतलब बी को सैक्रिफाइस, गुड बी का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है गुड ए के लिए, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अदर सेंस। बट जब हम एक एडिशनल यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट बढ़ाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ये देखते हैं, तो उसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन्ड इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी आ रही है, अभी हम 0 लिखेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस। फिर ये गेन हुआ है कितने का? 1 का गेन हुआ है। सेक्रीफाइस कितने का हुआ है? 1 का। तो एमओसी हमारा आ जाएगा 1। दूसरे में हमने यहाँ पे देखा 2 का सेक्रीफाइस किया है और 1 का गेन किया, तो हमारा एमओसी आ गया 2। फिर देखा हमने 3 का सेक्रीफाइस किया है और गेन किया है फिर 1 का, तो एमओसी आ गया 3। तो अगर हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए की सिचुएशन में 0 एमओसी था, बी सिचुएशन में 1 एमओसी हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सी की सिचुएशन में 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, डी की सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 3। तो हमारा जो एमओसी है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट ऐसे इंक्रीज होता जाता है तो हम जब पीपीसी ग्राफ में बनाते हैं
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ग्राफ में बनाते हैं तो वो कॉन्केव नजर आता है, तो वो कॉन्केव शेप में होता है। लेकिन जब हमारा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है पीपीसी की। जब हमारा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग हमें दिखाई देता है तो वहाँ पे हमारी जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है, मतलब अंदर को दबा हुआ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन MOC इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे MOC कांस्टेंट, यहाँ पे MOC डिक्रीज। तो ये अब हमें याद रहेगा, जब MOC जो होता है इंक्रीजिंग होता है तो कॉन्केव शेप, MOC कांस्टेंट होगा 1 1 1 1 तो स्ट्रेट लाइन, MOC जब डिक्रीजिंग हुआ तो कॉन्वेक्स। यानी पीपीसी की एक जनरल प्रॉपर्टी है कि पीपीसी इज कॉन्केव इन शेप, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या कि पीपीसी स्ट्रेट या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, पीपीसी स्ट्रेट या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बस MOC को कांस्टेंट या डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी। पीपीसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉन्केव टू ओरिजिन, ओरिजिन से कॉन्केव होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT और MOC एक ही चीज़ है। MRT जब हम इसी चीज़ को, जब हम MOC को रेशियो में शो करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था 1:1, 2:1, 3:1, तो इसे MRT कहते हैं। और जब हम इसे होल नंबर में शो करते हैं 1 2 3 4 तो उसे MOC कहते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया कॉन्केव टू ओरिजिन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पॉइंट इसके ऊपर फॉल होता है पीपीसी के ऊपर, उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम या इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो पॉइंट अंदर होते हैं उसे कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो पॉइंट बाहर होते हैं वो हमारे अनअटेनेबल पॉइंट होते हैं या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। कैसे? देखिए, पीपीसी हमें क्या बताता है? पीपीसी बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज से है बनाने की, वो बताता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अगर हम पीपीसी से नीचे ही कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम पीपीसी जितना है उतना ही, उसी पे हमारा पॉइंट है, वही कॉम्बिनेशन हम चूज कर रहे हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का फुल यूज कर पा रहे हैं। अगर ये जी पॉइंट को देखें, जी पॉइंट पीपीसी से बाहर है, यानी हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम जी पॉइंट को भी अटेन कर पाए। अगर जी पॉइंट तक हमारा नया पीपीसी जाएगा तो यानी हमारी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई। जब वो इंक्रीज होगी तभी हम जी वाले कॉम्बिनेशन को अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए ये देख लेते हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट्स भी होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या होता है शिफ्ट? जब हमारे रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। अब हम जी पॉइंट को भी यहाँ पे अटेन कर सकते थे। ऐसा कब होता है? मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ लैंड है, तो अब हम उससे 10 क्विंटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं सपोज। तो ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम उसी लैंड में 20 क्विंटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर पाएं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने जो सीड्स यूज़ किए हैं वो अच्छी टेक्नोलॉजी के हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड है, और जो हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं विद द सेम अवेलेबल रिसोर्स। या तो हमारे रिसोर्स बढ़ जाते हैं या हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। पहले क्या होता था कि हम एक बड़ी सी फ्लॉपी डिस्क में थोड़ा सा ही डेटा ले पाते थे, अब क्या होता है एक छोटी सी चिप में बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर पाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है, या तो रिसोर्सेज बढ़ जाती है या टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होता है जब हमारी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ठप पड़ जाती है, खराब हो जाती है या कम पड़ जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब सिचुएशन हो जाती है कंट्री में, इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा हो या वॉर की सिचुएशन हो गई है, उस समय क्या होता है कि जो हमारी पीपीसी हो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। फिर पीपीसी में शिफ्ट ही नहीं होता है, साथ ही साथ रोटेशन भी हो सकते हैं, आउटवर्ड रोटेशन और इनवर्ड रोटेशन। आउटवर्ड रोटेशन तब होता है जब हमारा रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही गुड के लिए बढ़े, और इनवर्ड सॉरी दिस इज ऑल्सो आउटवर्ड, रिटन बाय मिस्टेक, ये भी हमारा आउटवर्ड ही है। ये गुड y के लिए बढ़ा है, ये गुड x के लिए बढ़ा है। इनवर्ड तब होगा जब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे गुड y है, गुड x है, जब हमारा ये जो पीपीसी है
ये अंदर को जाएगा, तो इसे कहेंगे हम इनवर्ड। सिमिलरली इसके लिए भी हो सकता है, कैसे देख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही कमोडिटी के लिए बढ़ते या कम होते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जिसमें हम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैंने बताया था जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमने देखी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। साथ ही साथ देखेंगे इसका निवारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। फिर दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएं, ये भी हमारे लिए अभी एक प्रॉब्लम ही है। हम आज भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, उसको फुलर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तीसरी प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल वगैरह, ये रीग्रो होने में बहुत टाइम लगाती हैं। ये रिसाइकलेबल रिसोर्स नहीं है। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं जैसे कि वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ये हमारे पास रिसाइकलेबल एनर्जी है जो हमारे पास अनलिमिटेड फॉर्म में पड़ी है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल, डीजल, ये हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं जो ग्रो होने में टाइम लगाती हैं या ग्रो ही नहीं करती हैं दोबारा। तो हमारे पास क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दूसरा है एफिशिएंट या फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब पढ़ लेते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का सोल्यूशन क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे डिसाइड करेंगे। गुड रिक्वायर्ड और सूट द सर्कमस्टांसेस, उसको प्रोड्यूस करना है। मतलब अगर वॉर है तो वेपन प्रोड्यूस करिए, अगर हंगर है तो फूड प्रोड्यूस करिए। तो सर्कमस्टांस की वजह से डिसाइड होगा कि प्रोड्यूस करना क्या है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का सोल्यूशन है कि इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। रिच इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है विद रिसोर्सेज, जिसके पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कीजिए, मशीन से यूज कीजिए, तरह तरह के ऑटोमेशन से यूज कीजिए। लेकिन अगर पुअर इकोनॉमी है विदाउट रिसोर्सेज तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करिए, वहां पे आपको लेबर चीप मिल जाएगी। तो हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस का भी सोल्यूशन आ गया, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इफ यू हैव गुड कैपिटल, अदरवाइज चूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तीसरा पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डिपेंड करता है आप क्या हो, आप एक सोशलिस्ट हो या एक कैपिटलिस्ट हो। सोशलिस्ट वो जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता हो, फॉर पुअर एंड नीडी पीपल एंड सोसाइटी। तो ये क्या चीज किसके लिए काम करेगा, सोसाइटी के लिए, तो ये नेसेसिटी गुड्स बनाएगा, सस्ते दामों में गुड्स बनाएगा। लेकिन अगर एक कैपिटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, वो पैसा कमाने के पीछे भागता है, वो प्रॉफिट के पीछे भागता है, तो वो लग्जरी गुड बनाता है रिच कम्युनिटी के लिए। तो हमारे पास तीनों चीजों का सोल्यूशन आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये था क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो हमने देखा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।